चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है। और मैं भारती सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है, उसी में ये आपका अंतिम वीडियो सीरीज है। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आज ये अंतिम वीडियो सीरीज में जानेंगे क्रमबद्ध भूगोल क्या होते हैं और प्रादेशिक भूगोल क्या होते हैं, इसको बढ़िया से समझना है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भूगोल में जो आपका मानव भूगोल जो आप पढ़ रहे हैं, उसके मानव भूगोल में हम लोग उसके प्रकार को और प्रकार के भी जो उप क्षेत्र होंगे उन पर भी स्टडी करेंगे। अगर आपको मानव भूगोल के प्रकार के साथ अगर उप क्षेत्र अगर ध्यान में रहेगा, ठीक है, आपको अगर याद रहते हैं तो 1 से 2 अंक का प्रश्न आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा, एकदम आना ही आना है। इसके अलावे में हम लोग जानेंगे आज के सीरीज में 1970 के बाद 3 विचारधारा आएंगे। इससे पहले हम लोग 3 विचारधारा पढ़े थे। एक नियतिवाद, एकदम पुरानी, जब समाज आदिम थी, मानव को कुछ भी जानकारी नहीं थी प्रकृति के बारे में, प्रकृति के नियम को नहीं समझा था, तो मानव अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालता था और वो विचारधारा कहलाती थी नियतिवाद, ठीक है, जिसके प्रवर्तक है फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है। इसके अलावे देखें कि संभववाद एक शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जिसका नाम था लुसियन फैब्रे, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो है, यानी जब मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को जान गया, समझ गया कि कैसे में क्या करना चाहिए, तब उन्होंने अपना तकनीक का खोज किया, आविष्कार, औजार सब जब बनाया, तो इसके बलबूते क्या हुआ कि अब प्रकृति का वो सामना करने लगा। फिर उनको लगा कि मानव हम श्रेष्ठ है, और इस तरह से देखे कि एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, एक नई विचारधारा जन्म ली, जिस विचारधारा को कहते हैं संभववाद। और संभववाद विचारधारा के जो प्रवर्तक है वो कौन है, साथ साथ याद करते चलिए, अगर आप पढ़े होंगे तो वो है आपका पॉल विडाल डिला ब्लास। तो पॉल विडाल डिला ब्लास प्रवर्तक है और संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले लुसियन फैब्रे, और ये दोनों के दोनों फ्रांस के हैं। तो पॉल विडाल डिला ब्लास प्रश्न आ जाए तो फ्रांस के ही है, और लुसियन फैब्रे कहां के, तो फ्रांस के हैं। साथ साथ देखे थे कि ये दोनों विचारधारा के बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ आगे चल करके, जिसको कहते हैं नवनियतिवाद की विचारधारा, जिसको नवनिश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं। इसमें ग्रिफिथ टेलर साहब जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इस विचारधारा को ट्रैफिक सिग्नल के आधार पे बाखूबी ढंग से समझाए थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट भूगोल में आया था। अब इसके बाद जो आएगा वो लोग हम लोग चलेंगे आज 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक जो स्थानिक विचार आएगा उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, चूंकि सवाल कभी कभी आ जाते हैं। और 1970 के दशक के 3 विचारधारा, इसमें कल्याणवादी, कल्याण परक, अमूलवादी, इसी को रेडिकल कहते हैं, और व्यवहारवादी, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आइए टॉपिक को आज एक कड़ी से सीरीज करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें डीपली अभी नहीं पढ़ना, चूंकि आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फिर आप बीए की तैयारी करेंगे वहां पे, तो इसमें विस्तार से चर्चा करना है। अभी बस सिंपल वे में ये जानिए, आपसे इतना ही पूछेगा कि बताइए भूगोल की 2 मुख्य शाखा क्या है। तो आपको लिखना है कि भूगोल की 2 मुख्य शाखा निम्न है, एक क्रमबद्ध भूगोल और एक जो होता है आपका प्रादेशिक भूगोल। बस काम खत्म। अगर ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की 2 मुख्य शाखा है, तो चूज करिएगा क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। आप कहिएगा कि सर ये जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हम लोग ये 2 वर्ग में बांटे थे, तो ये याद रखेंगे, ये 2 जो है भूगोल में ये हम लोग घटक मानते हैं, और ये याद रखेंगे ये भूगोल के 2 मुख्य घटक है। तो जब घटक कह के पूछेगा तब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जब कहेगा कि 2 मुख्य भूगोल के शाखा बताइए ब्रांच, तो एक हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। यानी आप भूगोल की अगर स्टडी कर रहे हैं तो या तो इस तरीके से करेंगे या तो इस तरीके से। अब ये क्या है जानेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको। आइए जानते हैं क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और ये प्रादेशिक भूगोल इसको कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। वर्डिंग को यहां ध्यान से नहीं सुनेंगे, ये अंतर डिफरेंट के टाइप से आपको नोट्स में हम दे देंगे, जहां पे ये दोनों में अंतर भी आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे वर्ड में सरल शब्दों में लिखा जाता है, ताकि आप लेक्चर्स को अगर सुन लिए हैं तब तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। आइए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे मान लेते हैं
कि भारत के भाग है भाई, मोटा मोटी तौर पे बनाए हैं। सबसे ऊपर में देखेंगे तो सबसे पहले तो आप जब पढ़ते हैं तो 11th क्लास में ही आपको पढ़ना था कि सबसे पहले चरण में अगर भारत के भूमियों में निर्माण हुआ है तो ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय इलाका सबसे पुराना यही इलाका है, ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में जो बना है हमारा उत्तर में हिमालय का विस्तार, तो उत्तर में हमारा हिमालय है। इसके नीचे ये गर्त वाला इलाका था, लेकिन इधर वाले क्षेत्रों में हिमालय से काफी सारे नदियां निकल के आई और इन इलाकों में क्या हुआ कि समतल मैदानी वाले भाग का निर्माण की। तो तीसरे चरण में हमारा मैदान बना, तो उत्तर का विशाल मैदान 6.4 करोड़ वर्ष पहले जो है बना था। और जबकि हिमालय की बात कर ले तो ये उत्तर के मैदानी से पहले चरण में ये है, दूसरे चरण में ये है, तीसरे चरण में ये है। फिर हम लोग तटीय वाले और मरुस्थलीय द्वीप समूह ये तमाम चीजों के बारे में पढ़े थे। वहीं आपको पढ़ना था स्थिति एवं विस्तार, इस सब भारत की स्थिति के बारे में। अब आप कहिए घुमा फिरा कह ले रहे हैं बात को सर जी, मेन पॉइंट पे ना आइए आप। तो देखिए क्रमबद्ध भूगोल का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। अमेरिका के एक ज्योग्राफर थे, वो इस पे रिसर्च किए और 16 ऐसे मुख्य टॉपिक को उठाए कि अगर कहीं का भी हम किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इन 16 बिंदुओं पर हमको चर्चा करना है। जिसमें अपवाह स्वरूप आप जानते हैं, जिसमें नदी रिवर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, कितनी नदियां कहां से आई, कहां से निकली, कौन मुख्य नदियां है, कौन नदियां किसमें आकर के जुड़ गई, सर बात ना। तो ये आपका नदी से रिलेटेड जितना भी आ जाएगा बात, ये अफवाह में आ जाएगा। इसके अलावे में ऊंचा वक्ष में हम लोग ऊंचा नीचा भारत की स्थिति, जिसमें अक्षांश और देशांतर, तो ये सभी चीजें अफवाह आ जाएंगे, जलवायु आ जाएंगे, इसके अलावे में ऊंचा वक्ष वगैरह आ जाएंगे, जनसंख्या आ जाएंगे। इस तरह से 16 टॉपिक निर्धारित किए थे अमेरिकी भूगोलवेत्ता। तो अगर हम सबको एक सीक्वेंस से एक क्रम में पढ़ते हैं, जैसे अगर भारत में आते हैं तो हम भारत के पहले उत्तर और नीचे, भारत दक्षिण में कितना डिग्री अक्षांश रेखा पर है, उत्तर में कितना डिग्री अक्षांश रेखा पर है, पश्चिम में कितना देशांतर है और पूर्व में कितना देशांतर है, अगर ऐसे स्टडी कर लें। उसके अलावे फिर हम जब लोकेशन निकाल लें तो पता चले कि उत्तर में क्या है, तो भाई हिमालय है। हिमालय में देखें तो हिमालय के नीचे है तो समतल मैदान है। समतल मैदान की कुछ विशेषता जान गए कि कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन कौन से यहाँ मिट्टियां पाई जाती है। चलो ये हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हो गया, बात को समझिएगा। फिर इसके नीचे देखें कि चलो नीचे में आते हैं तो हमारा प्रायद्वीपीय इलाका है। पठारी वाले भागों के जान लेंगे, किधर मालवा का पठार है, किधर बघेलखंड का पठार है, किधर बुंदेलखंड का पठार है, किधर छोटा नागपुर का पठार है, इधर साइड में देखें तो शिलोंग का पठार है। इधर इसी पठारी वाले भागों का एक भाग इधर जो है अरावली है, जो गुजरात से लेकर करके हरियाणा तक जाती है। इन सभी चीजों को देख लिए, मोटा मोटी ये समझिए कि एक तरह से भूगोल हो गया, जिसको कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। लेकिन अब देखिए रीजनल ज्योग्राफी क्या है। हालांकि दोनों भूगोल की बात करें तो एक दूसरे के पूरक है। जब ये स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ ये भी स्टडी हो जाएगा, बात को समझिएगा। और जब ये स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका भी साथ साथ स्टडी हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल दोनों भूगोल एक दूसरे के क्या है, तो पूरक है, अपोजिट नहीं है, उल्टा नहीं है, इस साथ साथ चलेगा। आप समझिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मेन सीक्वेंस देखिए, ये किसी भी क्षेत्र में एक भौगोलिक तत्वों के इसमें अध्ययन होगा, किकरा में, क्रमबद्ध भूगोल में। अब जैसे मान लेते हैं कि आप उत्तर का मैदानी वाले भाग का आप स्टडी कर रहे हैं, तो उत्तर वाले मैदानी वाले भाग की बात कर ले तो इसमें हम बिहार के मध्य मैदानी वाले क्षेत्रों को नहीं पढ़ेंगे। अब मैदान वाले इलाका भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक उत्तर का मैदान है, एक मध्य का, गंगा में भी देखेंगे तो गंगा में बांटेंगे तो एक गंगा के मैदान में देखेंगे। चूंकि देखिए ये जो बेल्ट है उत्तर का मैदानी वाला भाग, तो ये 3 बेल्ट है भाई। एक वो इधर सिंधु नदी के निक्षेप से इधर सिंधु का मैदान हो जाएगा, और इधर आएंगे तो गंगा नदी के निक्षेप से गंगा का मैदान हो जाएगा। इधर आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से सामान्य रूप से बात करें कि कितना दूर तक ये समतल मैदान का निर्माण है, किन किन नदियों के निक्षेप से ये बना है और इनमें कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, अगर हम ऐसे मोटे तौर पे, अब यहाँ पे मैदान चलेगा तो खाली मैदानी वाले भाग का ही स्टडी होगा। तो मोटे तौर पर अगर एक एक करके स्टडी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका क्रमबद्ध भूगोल। लेकिन बात को समझेंगे, ये अगर मान ले एक का, यहाँ ध्यान सुनेंगे, प्रादेशिक भूगोल की बात कर ले, तब प्रादेशिक भूगोल में क्या है कि वहां अगर छोटे छोटे भी एरिया जाएंगे, छोटे छोटे प्रदेश क्षेत्र आएंगे, उनमें भी पढ़ेंगे। जैसे मान ले कि इधर के इलाका में हम पढ़ रहे कि भाई ये मध्य गंगा का, ये गंगा का मैदानी वाला भाग है,
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब इसको बांटेंगे कि मध्य गंगा के मैदानी वाले भाग को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो पता चला कि इधर यमुना नदी आके इसे मिलती है और यमुना नदी के निक्षेप से और इधर गंगा नदी के वो भाग जो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ बीच में जो वर्षा होता है, चलो इसको मान लेते हैं कि ये उत्तर का मैदानी वाला भाग है। इधर कह दिए कि इधर फरक्का से पहले इधर का जो भाग है भाई, तो ये मध्य गंगा का, इधर पश्चिम बंगाल में फरक्का है और इधर साइड में जो गंगा का निक्षेप है ये निचली गंगा का मैदानी वाला भाग है। इसको अलग अलग भाग में बांट दिए। अब इसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं कि उत्तरी गंगा के मैदान में ज्यादा जलोढ़ के खादर पाया जाएगा कि बांगर पाया जाएगा। ये तो जानते हैं ना कि अब हम डायरेक्ट वे में पढ़ेंगे खाली कि यहाँ पे बांगर जलोढ़ मिट्टियां होती है, तो समझिए कि क्रमबद्ध भूगोल आप पढ़ रहे हैं। अगर हम कहें कि उत्तर गंगा के विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी के बहुसंख्यक है या माने भारी मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप समझिए क्रमबद्ध भूगोल है। ये भूगोल में स्टडी करने का जो तरीका है, ये विधि है, ये क्रमबद्ध भूगोल को दर्शाता है। लेकिन जब हम ये मध्य गंगा के मैदानी वाले भागों को अलग अलग क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन कर दिए भाई, बांट दिए, तब बांटने के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला भाग में जो है कि ज्यादा खादर पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि मिट्टी का निक्षेप जरी कम होगा, नीचे जाएंगे तो खादर मिट्टियां क्या हो जाएगा, ज्यादा। सॉरी, यहाँ ऊपर में बांगर होगा। बांगर होगा किस लिए? क्योंकि ऊपर में अभी हिमालय से आई है तो ढाल देखेंगे तो ढाल ज्यादा है, तो ढाल ज्यादा है तो नदी एकदम तेजी से आगे की ओर बहेगा, तो नदी का निक्षेप इधर कम आएगा। तो कम आएगा तो मिट्टियां अगर पहले से आकर के और बिछी हुई पुरानी हो जाएगी तो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, तो उत्तर में ज्यादा बांगर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो अब ढाल कमते जाएगा समतल मैदान में, तो नदी क्या करेगी, मिएंडर वगैरह बनाएगी और मिएंडर बिसर पिसर पड़े होंगे और नदी का पानी बाहर निक्षेप से जाएगा। तो नदी जब चारों पट्टी पानी बिछाएगी और नई अपने साथ मिट्टियां लेकर के आएगी तो वो तो बांगर हो जाएगी ना, सॉरी वो खादर हो जाएगा। तो इधर खादर ज्यादा होगा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नदी ऐसे आ रही है तो ढाल है, तो यहाँ पे निक्षेप कम आएगा, तो इसको कहेंगे इलाका में बांगर मिट्टी ज्यादा होगा, पुरानी रह जाएगी। और जैसे जैसे ऐसे नदी बहने लगेगी, इसकी ढाल कम हो जाएगी, तो इधर इलाका में ज्यादा पानी बहा करके लाएगी और पानी ऊपर आधा उड़ जाएगा, वाष्प बन करके ऊपर वाष्प बन करके एटमॉस्फेयर में चल जाएगा और कुछ पानी नीचे रिस जाएगा। लेकिन मिट्टी बालू जो बहा करके लेके आई है वो तो बिछा हुआ रह जाएगा ना, तो वो जो भाग है, ये भाग ये नई मिट्टी है, तो नई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर। खादर ज्यादा उपजाऊ होगा तो नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं खादर। तो ये सभी भाग को हम एकदम बारीकी रूप से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सबके अलग अलग क्षेत्रों को बांट कर करके, तो ये आपका भूगोल कहला जाएगा। कौन सा भूगोल? प्रादेशिक भूगोल। तो चलिए यही आपको समझना था। बाकी नोट्स फॉर्म में आपको सब में अंतर, अब एक एक पॉइंट्स को अंतर में हम लोग एकदम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी बच्चे नहीं देख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आते ही हैं तो क्या करते हैं ना कि कॉर्नर पे बीच में टाइमिंग वीडियो का हो जाता है, आउट टाइमिंग देखते हैं कि बड़ी ज्यादा लंबा है तो घसा कर लेते हैं। अरे आज मान लेते हैं आप पढ़ाने वाले ही टीचर है, आपको जल्दी जल्दी मटेरियल चाहिए, हो सकता है देखो बढ़िया चीज भैया पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, आपका भी दुकानदारी चलेगा, हमारो दुकानदारी चल जाएगा। तो अगर मान ले रुक जाएंगे, कम पढ़ाएंगे आज लेकिन बढ़िया से पढ़ाएंगे तो दुकानदारी एकदम पूरा धकाधक चलेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो खैर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाना आपको नहीं है, तब तो आपके पास बहुत टाइम है, आप लंबे वीडियो से डरिए नहीं। हाँ, ओपन करिए, समझने में तरीका नहीं आ रहा है, उनका पसंद समझने में परेशानी हो रहा है, तब दूसरा वीडियो आप ओपन कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे है। लेकिन तरीका पसंद है तो लंबा वीडियो देख करके घबराइएगा नहीं। अगर आप घबराते हैं, हम पे व्यूज कम आता है, हमारी आस्थाएं टूट जाते हैं, हम और भी कड़ी को जोड़ते, और इससे पहले 1970 से पहले के सभी कड़ी को एकदम डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ जाने से, आ 2 4 व्यू जाने से, वो 2 4 10 कोनो देखता है तब कोनो नहीं लाइक करता है, तब कुछ हम रोज रोज लाइक के भीख मांगते रहेंगे कि भैया लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ये कर दे, तो अच्छा नहीं लगता है, तो चलो ऐसे डंडी मार देंगे, क्या करेंगे। हाँ, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे हम आपको ढंग से, खाली वीडियो का लेंथ कम जाए इसीलिए कुछ चीजों को काट रहे हैं, नहीं तो एनसीईआरटी के हर वो चीजों को हम आपको डिफाइन करते बढ़िया से। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि भूगोल की 2 मुख्य शाखा बताइए। मानव भूगोल की 2 मुख्य शाखा, सॉरी मानव भूगोल नहीं, भूगोल की 2 मुख्य शाखा, तो एक हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल, एक हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल। आगे बढ़ते हैं। अब मानव भूगोल के अब प्रकार में आते हैं। इसको बात को समझना बड़ा बढ़िया है, क्योंकि यहां से 1 2 अंक एकदम भैया पक्का।
तब मानव भूगोल के पहले तो कई क्षेत्र है, इसको मानव भूगोल के कई प्रकार है, इसको समझिए। हम 3 गो ही लिखे हैं, और होता है हम लिखे एगो सामाजिक, एगो लिखे हैं राजनीतिक और एगो लिखे हैं आर्थिक। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे कि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव जो होते हैं समय समय पे, और उसी परिवर्तन के जो अध्ययन है उसी अध्ययन को इतिहास कहते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं। अब यहां आपको सीख लेना है, एकदम दिमाग में कॉलम बाई आपको हटा देंगे तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पे कि साथ साथ आपको याद हो जाए। अब मेन हमारे साथ देखेंगे, जब ऐसे चीजों जिससे समाज का उत्थान हो या फिर समाज की बातें आए, हम वो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चल जाएंगे, एक हम लेके आ जाएंगे कि कल्याण भूगोल, कल्याण शास्त्र लिया गया है, तब तो वो रह जाएगा उलझे पड़ी। एजा डेटा लेके बढ़ा देंगे, एजे करा देंगे, 2 दिन होगा, दिमाग से खसक जाएगा। लेकिन अगर एजा मेरे साथ अगर ध्यान से सुन लीजिएगा ठेठ से, तो एकदम आपके लिए सेट हो जाएगा। और 2 महीना बाद आप एग्जाम देने जाइएगा तो हमारे बतिया याद आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जबकि एजा पड़ी ज्यादा हम बात तो नहीं बनाएंगे। चलिए यहाँ ध्यान से सुनिए। सामाजिक भूगोल की बात कर ले बुआ जी, आप हमारे साथ यही याद रखेंगे कि अगर चाहे मन के बात हो, यहाँ देखो भूगोल है ना, तो अलग अलग क्षेत्र से लाया जाएगा। क्योंकि देखिए ज्ञान के बारे में अगर देखा जाए तो सभी विषयों का जो जननी है वो भूगोल है। बस इतना याद रखेंगे, सभी विषयों का जननी, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो शिक्षा में किसी तरह का हो, चाहे वो हम लोग डॉक्टर उक्टर इंजीनियर, महामारी रोकथाम के बारे में अगर कोई पढ़ रहा है, चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा, तो वहां से हम लोग तीर के लिए आएंगे। इस सब एकरा में समाइल है भूगोल में। तो अब ध्यान सुनेंगे, जेकरा से समाज के उत्थान हो जाए, जिससे समाज की स्थिति अच्छी हो जाए, फायदा नहीं हो। अगर रुपया पैसा आएगा, आदमी रुपया पैसा के लिए मेहनत कर रहा है, वर्क कर रहा है, अगर मेन मोटिव अगर वही सब अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आर्थिक भूगोल। अगर जहां पर राजनीति की बात आ गई वो आ जाएगा राजनीतिक भूगोल। समझ रहे बात ना। अब यहाँ मेन चीज समझेंगे, हम सबसे पहले सामाजिक भूगोल को देख रहे हैं। तो सामाजिक भूगोल में आपका आ जाएगा इसका उप क्षेत्र। ये देखिए मानव भूगोल के प्रकार में एक सामाजिक भूगोल प्रकार है। अब इससे सामाजिक भूगोल जो मानव भूगोल के प्रकार है एक उप क्षेत्र है। ध्यान सुनेंगे, अलग अलग। एगो है आपका सांस्कृतिक भूगोल, जैसे मानव रह रहा धरातल पे, मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल भी शामिल है। सांस्कृतिक भूगोल, मानव रह रहा वन उन जंगल उंगल कटाई कर रहा है, जंगल उंगल के कटाई करके खाना पीना आवास उवास बना रहा है, ये सब एक समाज का हिस्सा है। तो ये अपना एक कल्चर है। कल्चर से रिलेटेड जितना भी होगा समाज की बातें आपको समझना है, और ये आ जाएगा सामाजिक भूगोल में। अभी घबराइए नहीं, क्वेश्चन देंगे आप बना पाइएगा, बस 2-3 मिनट तो देख लीजिए मेरे साथ। आगे ध्यान से सुनेंगे। कल्याण भूगोल, ये कल्याण अर्थशास्त्र से लिया गया है। अगर किसी चीजों में अगर हमारे समाज में स्थिति अच्छी हो जाए, जैसे सरकार अगर शिक्षा पे फोकस करे, सरकार अगर स्वास्थ्य पर फोकस करे, गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करे, तो इससे समाज में कल्याण होगा कि नहीं होगा। अगर सरकार बहुत बड़ा अपना अमाउंट खर्चा कर करके एक हॉस्पिटल बना रही है, ये एजुकेशन पे सरकार खर्च कर रही है, तो सरकार के पास से पैसे खर्च हो रहे हैं, तो सरकार को क्या तुरंत बेनिफिट मिल रहा है क्या? उससे कोई फायदा है? सरकार अगर उद्योग धंधा लगाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो सरकार का इनकम ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा, ये डायरेक्ट फायदा सरकार को मिलेगी। लेकिन सरकार शिक्षा स्वास्थ्य आवास पर अगर पैसा खर्च कर देती है, गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत कुछ राशि दे देती है, तो इससे लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। ये समाज की बातें हैं, तो ये ध्यान से सुनेंगे। कल्याण भूगोल जब चलेगा तो आपको ध्यान से समझिए कि वो इस सामाजिक भूगोल में आ जाएगा। जब व्यवहारवादी, ये खास कर करके मनोविज्ञान जब आप पढ़िएगा, साइकोलॉजी, वहां पर मन के व्यवहार के बारे में जानना है, तो वहां से लिया गया है। अब बात सुनिएगा, व्यवहारवादी जो भूगोल है यह भी सामाजिक भूगोल का हिस्सा है। इसके अलावा मान लेते हैं कि यहाँ पे महामारी सब रोग से लिया गया है चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल पूछेगा, 1 नंबर एकदम बुक कर देता है यही चिकित्सा भूगोल। बात को समझिएगा, चिकित्सा आप इलाज उलाज कर रहे हैं, कहां पे कितना महामारी फैल गया, कहां पे कहीं आपका ये चिकित्सा भूगोल कहा जाता है। तो कहां से महामारी, कौन महामारी कहां उत्पन्न हुआ, आप कहां से पोलियो उत्पन्न हुआ, कहां से एड्स, ज्यादा एड्स कहां है, भौगोलिक एरिया, ये सब आप तय करना है। आपको ध्यान से सुनेंगे। तो अगर रोकथाम से रिलेटेड यानी आमतौर पर हम बात करें, तो अगर चिकित्सा भूगोल आ जाएगा तो वो भी आपको सामाजिक भूगोल में ध्यान रखना है। तो ध्यान सुनेंगे, सांस्कृतिक भूगोल हो, कल्याण भूगोल हो, व्यवहारवादी भूगोल हो, चिकित्सा भूगोल हो, ये सब भूगोल एक उप क्षेत्र है किसका? तो सामाजिक भूगोल को। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं, आगे बात है राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल को
समझिए कहीं कहीं लड़खड़ाहट हो जाता है, आप उसको समझिएगा, क्योंकि हमको जाना कहीं और है और टाइम मन में चलते रहता है कि जल्दी जल्दी खत्म, इसमें लड़खड़ाहट हो जाता है। आराम से पढ़ाएंगे तो कोई लड़खड़ाहट नहीं। खैर चलिए, आपको समझना है राजनीतिक भूगोल। राजनीति के बाद जैसे सैन्य भूगोल है, तो सेना उना, ये सब राजनीति के बाद आ जाता है भाई। अब सेना उना है, इसको हम भूगोल में काहला जोड़ते हैं। मान लीजिए आप सेना के ट्रेनिंग दे रहे हैं और सेना के ट्रेनिंग दे रहे हैं और सेना को फिजिकली नॉलेज थोड़ा कम रहे, कहाँ ऊंचा है भाग कहाँ नीचा है, तो दिक्कत ना है। लेकिन अगर साथ साथ अगर भूगोल से ओकरा जोड़ कर करके आप कुछ ट्रेनिंग में अगर बढ़ा दिए जाए तो बढ़िया है। नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कोई बात नहीं। अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं पहाड़ पर चढ़ेला, लेकिन अगर साथ साथ यूं मालूम है कि इधर साइड से भारत के मान लेते हैं कि ये इलाका है, ये इलाका है, इधर साइड से अगर घुसेंगे, यहाँ पे फलाना पर्वत है जी, इतना ऊंचाई का रेंज है, इस तरफ से ऐसे चढ़ेंगे, आप चढ़िएगा तो गोली बरसाइएगा, और दुश्मन के इधर से ढाल वाला एरिया है कि समतल मैदान वाला भाग है। अगर आप भौतिक चीजों की जानकारी सेना को ट्रेनिंग के साथ दीजिएगा तब बताइए ये ज्यादा बेटर रहेगा कि खराब रहेगा? ज्यादा। लेकिन सेना है तो राजनीतिक रूप से संबंधित हो जाएगा, आपको ये याद रखेंगे। राजनीतिक निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव। और याद रखेंगे निर्वाचन भूगोल भी किसका अंग हो जाएगा? राजनीति का। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही कहेंगे कल्याण, कल्याण से समाज, समझ रहे बात ना, डेवलप होगा, समाज की उत्थान हो जाएगी। तो कल्याण किसका उपक्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है कल्याणवादी। आगे अगर बात कर ले, इसी में से आपको रहेगा सांस्कृतिक भूगोल किसका है? सामाजिक का। राजनीतिक और सैन्य किसका है? तो ये राजनीतिक भूगोल का। अब आर्थिक तो सिंपल है जी, जिससे बेनिफिट होता है, रुपया पैसा, समझ रहे बात ना, इनकम, इकोनॉमी की बातें चलती है यहाँ पे। तो कृषि, हर कोई आदमी देखो, प्राथमिक क्रिया हो, द्वितीय क्रिया हो, तृतीय क्रिया हो, सभी क्रियाएं जितने भी आप लोग पढ़ते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया, ये सभी क्रियाएं जो है वो आर्थिक क्रियाएं हैं। और जो आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वह क्रिया ना जो मानव के द्वारा किया जाता है, किसके लिए? तो लाभ के लिए। समझ बात ना, तो लाभ के लिए ही किए जाने वाली क्रिया आर्थिक क्रिया होते हैं। तो लाभ से संबंधित जितने भी, जिससे डायरेक्ट रूप में हमको बेनिफिट मिल सके, उससे रिलेटेड है। तो बताइए कृषि कोई लोग करता है तो कहा कि फसल बर्बाद हो जाए, हमको पैसा नहीं है, आप प्याज रोप दिए हैं ढेरे की, अभी महंगा बिकेगा, हम चाहेंगे कि सब फसल मेरा बर्बाद चल जाए, अरे 2 पैसा इनकम के लिए न लगाए हैं। कृषि जो भूगोल हो जाएगा वो भी आपका आर्थिक भूगोल के दायरा में आ जाएगा। बाकी परिवहन भूगोल की भी बात कर ले तो परिवहन, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह लगेगा, परिवहन लगाएंगे, उससे सुविधा होगा, इंडस्ट्री वाले ज्यादा चलाएगा भाई, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देगा। परिवहन लगाने से डायरेक्ट वे में आम नागरिक भी गाड़ी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनके इलाके में रोड बन गए हैं तो गाड़ी वगैरह ज्यादा खरीदेंगे, तो सरकार को भी वहां से भी, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां से भी वहां पर तरह तरह के टैक्सेस वगैरह सरकार को मिलेगा। सर बात ना, तो डायरेक्ट वे में भी फायदा हो रहा है। परिवहन भी आ जाएगा आपका आर्थिक भूगोल में। संसाधन भूगोल है, संसाधन तो खास कर करके हमने अपने जीवन के और उपयोगी बनाने के लिए, अपने जरूरत के पूर्ति करने के लिए लेते हैं। संसाधन में जितने भी अनिज खनिज सब आएंगे, ये सब आर्थिक भूगोल में आ जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किसमें आ जाएंगे? तो आपका आर्थिक भूगोल में। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ी गिजबिज लगता है, पढ़ा दिए हैं क्या? तो ध्यान से समझेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और हम आशा नहीं, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास रखेंगे जी कि आपको ये क्वेश्चन बन ही जाएगा। आप कहिए कि कैसे आप झूठा रहे हैं क्या? तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा हट जाए और देखें, टाइम लगेगा तो इसमें एडिट कर देंगे। ऐसे आप हमारे साथ क्वेश्चन को सुनिएगा, अन्यथा हम टाइम मिलेगा तो वीडियो एडिटिंग टाइम यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो इस बार के टेस्ट बोर्ड में, प्री बोर्ड में पूछा है, फाइनल बोर्ड में भी पूछ देगा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इधर हो जाते हैं, नहीं तो डायग्राम पर आप ही का फोकस ना आ जाएगा। अब तो देखिए लीजिएगा, क्वेश्चन है व्यवहारवादी भूगोल व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है? आपको बताना है व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। अब जो बच्चे जान रहे हैं वो तनी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए,
ताकि हम समझेंगे कि हमारे वीडियो के कहां कहां तक बच्चे जुड़ते हैं। ये वीडियो के पहले ही स्टार्टिंग से खत्म हो जाते हैं, समझ रहे बात ना, यानी नहीं देख पाते हैं वीडियो, ये सब हमको अनुभव भी मिल पाएगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपको बताना है व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। नगरीय भूगोल का, ये जनसंख्या भूगोल का, आर्थिक भूगोल का, ये सामाजिक भूगोल का। तो व्यवहारवादी भूगोल है, व्यवहार समाज की बातें है ना, तो अभी हम आपको बताए हैं ये आपका आ जाएगा सामाजिक भूगोल। व्यवहार किसमें आ जाएगा जी, तो सामाजिक भूगोल, ठीक है, आप बना लीजिएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में ही पूछा है, ये ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, दूसरा जनसंख्या भूगोल, तीसरा है आर्थिक भूगोल और चौथा है नगरीय भूगोल। प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर दे, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। जनसंख्या भूगोल, दूसरा है पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा जनसंख्या भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल और चौथा है आपका नगरीय भूगोल। बताइए अब क्या हो जाएगा। जब कहेगा कृषि भूगोल तो कृषि यानी दूगो पैसा आएगा, फायदा होगा, तब पैसा फायदा होगा एकरा, तब बताइए सामाजिक होगा नहीं, सैनिक होगा नहीं, एकरा में निर्वाचन और सैन्य दूगो ध्यान में रखेंगे। तब कृषि खेती बाड़ी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया लाभ क्या ही क्रिया है भाई, तो ये आ जाएगा आपका किसमें, तो आर्थिक भूगोल में। तो हम समझते होंगे कि यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, आगे दिन हम चर्चा कर देंगे। आइए एक बात ध्यान से सुनेंगे, हुआ क्या था कि भूगोल में 1960, ध्यान से सुनेंगे, 1950 के अंत में और 1960 के अंत के बीच में ये याद रखेंगे स्थानिक भूगोल आया था, जिसमें क्या है नई विचारधारा भूगोल की। और इस स्थानिक विचारधारा वाला पहले समझिएगा, ये उपागम है। और ये उपागम का मतलब ध्यान सुनेंगे, मात्रात्मक क्रांति हुई थी, कंप्यूटर वगैरह ये सब बड़ा तेजी से आया था और वर्ल्ड में जितने भी देश दुनिया में मानचित्र वगैरह था उन सबको कंप्यूटराइज रूप से तैयार किया गया कि कहां से कहां जाएंगे, किधर समुद्री वाला भाग होगा। ये सब तरीके से भूगोल को बहुत तरह की चीजों में, भौगोलिक चीजों ये सबको जज किया जा रहा था। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गणितीय विधि का भी प्रयोग होना शुरू होगा, लेकिन फाइनली बड़े बड़े जो ज्योग्राफर थे इसको नहीं माने और ये मात्रात्मक जो क्रांति थी इसको गलत साबित कर दिया गया, फाइनली इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। 1970 के दशक के बाद 3 विचारधारा सामने आता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 विचारधारा कौन कौन था, तो पहला कल्याणपरक, दूसरा अमूलवादी और तीसरा व्यवहारवादी। तीनों पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मानव असल में अबर ही फाइनली अपने विचारधारा पे खड़ा उतरा है। अब ध्यान सुनेंगे, यानी इससे पहले टेक्नोलॉजी वाला ये सब आ गया, कंप्यूटर समझ रहे बात ना, लेकिन यहां पर ध्यान से समझिएंगे। अब पहले विचारधारा कौन है, बुक्स में भी आपको मिलेंगे, कल्याणपरक। अब कल्याणपरक आप ज्योग्राफी में आगे पढ़िएगा कि ILO का मतलब हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है कि 5 चीजों को ये कहता है कि भाई कल्याण करने के लिए 5 चीजों का ये उपागम मानता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एकदम जो बेसिक नीड्स है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वस्त्र है, आवास है, भोजन है, ये 5 बेसिक चीजें जो हर आदमी को मिलना चाहिए। तो अगर किसी भी देश में अगर 5 में से कोई अगर कम है तो उस देश का कल्याण नहीं होगा। तो ILO के मुताबिक कम से कम ये आधारभूत जो चीज है, यानी बेसिक जो नीड्स है, एकदम आदमी का कंपल्सरी जो जरूरत का चीज है, ये 5 है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, आवास और भोजन, और ये होना ही चाहिए। और इसी पर आधारित एक विचारधारा है जिसको कहते हैं कल्याणपरक। इसमें क्या है, 3 चीजों पे जोर दिया गया। आप NCERT बुक खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये 3 चीजें क्या है भाई, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, यानी सरकार इन 3 चीजों पे जोर दे। कौन कौन से चीजों पर, तो शिक्षा पे जोर दे, स्वास्थ्य पे जोर दे और आवास पे जोर दे। क्योंकि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, लोगों का रहने के लिए घर हो जाएंगे, इसके अलावा लोग आपके यहाँ अगर स्वस्थ होंगे, बीमारी वगैरह ये सब महामारी पर आप रोकथाम कर पाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो आपके जो शहर है या कस्बा हो या गांव हो, चाहे देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो आपके यहाँ क्या होगा, लोगों में एक सामाजिक कल्याण हो जाएगा भाई। तो लोग
लोग का सामाजिक दशा में सुधार हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, ये भूगोल में एक विचारधारा 1970 के बाद आई। इस विचारधारा को कहते हैं कल्याण परक विचारधारा। समझ गए? कल्याण परक विचारधारा यानी इस विचारधारा के अनुसार बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पे क्या कर दिया गया है? जोर दिया गया है। यानी आमतौर पर बोले तो लोगों के कल्याण पे जोर दिया गया। अगला एक विचारधारा आया अमूलवादी, जिसको रेडिकल विचारधारा कहते हैं। और रेडिकल विचारधारा में क्या है कि कार्ल मार्क्स के विचारधारा को इसमें शामिल करके ये विचारधारा को बनाया गया है। ध्यान सुनेंगे, आपसे ये भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन कार्ल मार्क्स के विचारधारा पे आधारित विचारधारा है या कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को शामिल किए गए विचारधारा है? तो ऑप्शन मिलेगा कल्याण परक, अमूलवादी और व्यवहारिक, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका अमूलवादी। अमूलवादी जिसको रेडिकल भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें निर्धारणता को लेकर के बात कही गई है कि देखिए समाज में जब पूंजीवाद आया था, पूंजीवाद मेन इसमें कारण बताया गया है कि एक पूंजीवादी का जो विकास होने लगा वही तो समस्या का जड़ है। जैसे ब्रिटेन वगैरह इस समय जब औद्योगिकरण हुआ तो उद्योग धंधा में कार्ल मार्क्स से चिंतन किए थे। याद करिए 10वां में आप पढ़े थे कि दास कैपिटल एक बुक लिखे थे। कार्ल मार्क्स चिंतन किए क्या भाई कि वो जब औद्योगिक क्रांति जहां जहां हुआ वहां वो गए थे और देखे क्या कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है उनकी दशा एकदम दयनीय, एकदम खराब होती चली जा रही है। जो गांव-गांव छोड़ करके यहाँ शहर में उद्योग जहां जहां लगे वहां आकर के बेचारे सेटल हो गए। अब पता चला कि मिल मालिक को 10 गो मजदूर चाहिए और 50 गो मजदूर आयल है। तो मिल मालिक ताव में है, जहां मजदूरी 100 रुपया होना चाहिए था वहां क्या है कि मजदूर कह रहा है लावन हम 70 रुपया में काम कर देंगे। कोनो मजदूर आ रहा है कह लावन मालिक हम 60 रुपया में काम कर देंगे। लग रहा है कि गांव जाने से अच्छा है कि चलो कुछ आए हैं तो कुछ कमा के जाएंगे, गाड़ी भाड़ा इसे बर्बाद है। तब मजदूर ज्यादा हो गया, काम करने की आवश्यकता वहां कम मजदूरों की थी और मजदूर ज्यादा हो गया, तब मजदूरों के वेतन दिन प्रतिदिन कम गया। अब मजदूर रहने लगा गंदे संदे बस्तियों में, उनके कल्याण वगैरह पे कोई सरकार सोची ही नहीं। और गंदे बस्तियों में रहने के बाद उनमें महामारी वगैरह ज्यादा फैल गया। ओकरा में से कोई डॉक्टर बन करके आया है और गरीबी आदमी के सुई भोग भोग के खून चूसले है। यानी जितना पैसा इन्वेस्ट करे वाला जो इन्वेस्टर था, कंपनी लगाने वाले को मजदूर सस्ते मिल गए, बड़े बड़े डॉक्टर को खूब बीमार से जर्जर आदमी मिल गया। तो ये सब क्या हो गया, खूब गरीब के खून चूस चूस के और ये अमीर हो गए और गरीब और धीरे धीरे गरीब हो गए। तो जब ये गरीब हो गए और एक बहुत अमीर हो गए तो दोनों के बीच में आर्थिक असमानता आ गया। और ये जब आर्थिक असमानता आ गया, कार्ल मार्क्स इसी पर विचार किए थे कि आर्थिक असमानता का जो देन है वो क्या है भाई, तो पूंजीवाद है। पूंजीवाद, निजीकरण को खत्म करिए, सरकार सबको जो है समान रूप से देखे, साधनों पे सबका बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए। यानी अमीरी और गरीबी के बीच के समानता जो है ये समाजवाद में ही खत्म होता है। और ये कल्पना जो है ध्यान से सुनेंगे वो किए थे कौन भाई, तो कार्ल मार्क्स। और उन्हीं के विचारधारा को यहाँ इंक्लूड किया गया। यानी इस विचारधारा के अनुसार सरकार पे एक तरह से जोर बनाया गया है, भूगोल में एक जोर बनाया गया है कि अगर विकास चाहते हैं तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जिससे अमीरी और गरीबी के खाई जो है वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं हो। इस खाई को सरकार को भरने का कोशिश किया जाना चाहिए ताकि ये दोनों के बीच में असमानता जो है वो कम जाए। तब बाकी में फाइनली जो वो विचार उस विकास होगा, इस विचारधारा को फाइनली कहें हम लोग क्या, अमूलवादी या फिर रेडिकल। तो रेडिकल या अमूलवादी विचारधारा में किनके कॉन्सेप्ट को, किनके सिद्धांत को शामिल किया गया है, कार्ल मार्क्स को। याद रखेंगे अमूलवादी, कल्याण परक और व्यवहारवादी, ये तीनों विचारधारा याद रखेंगे कौन से दशक के बाद आई, तो 1970 के दशक के बाद आई। आगे एक विचारधारा और याद रखेंगे, अगला है व्यवहारवादी। देखिए लोगों का वर्ल्ड में व्यवहार ही बदल रहा है। अलग अलग देश में ही, देश के अंदर जाइए, राज्य के अंदर अलग अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग होने के रीजन क्या है, तो सबका अलग अलग धर्म, अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म। एक ही देश में देख लीजिए तो 2-4 धर्म के लोग रह रहे हैं, साथ ही साथ उनकी प्रजाति, नस्ल वगैरह भी अलग अलग है। कोई ज्यादा काला है, कोई ज्यादा गोरा है, तो गोरे आदमी काले आदमी से, काले आदमी गोरे आदमी से, ये बीच में भाई नफरत चल रहा है। अब कोई आदमी बहुत गोरा है, कोई आदमी काला है, वहां पे भेदभाव है। कोई फलाना धर्म के आदमी है, वो कह रहा है कि हमारी पुरानी परंपरा है, हम अपने धर्म का अनुभव के हिसाब से हम ठीक है। अगला कह रहा है कि हम ठीक है, और धर्म को लेकर के बीच में धार्मिक संप्रदाय आ जाती है। तो सरकार को एक ऐसा भाई योजना बनाना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र में काम करना चाहिए कि जहां पे धर्म को लेकर के, प्रजाति को लेकर के,
कोई भेदभाव वगैरह ये सब नहीं हो, सब लोग आराम से ढंग से रहें। यानी एक तरह से देख रहे हैं तो ये सब जो विचारधारा है वो मानव के एक अति उत्तम विचारधारा को प्रकट करता है। फाइनली यही पे पता चलता है कि हम लोग मानवतावादी के ऊपर में काम कर रहे हैं। सर बात ना, इससे पहले तो खाली विकास के होड़ लगी थी, विकास के वो होड़ जो वृद्धि टाइप का था, ओकरा में कोई बौद्धिक क्षमता वगैरह ये सब नहीं आई, कोई मानवतावादी ये कल्याण की बातें नहीं चल रही है। बस निजीकरण, खींच ले जाओ, इंडस्ट्री लगाओ, खूब पैसा अड़ोर करोड़ बने ले जाओ, करोड़पति ये सब होने से थोड़ी ना विकास डेवलपमेंट आता है, वो तो वृद्धि है। ठीक है, बाकी हम लोग अगले चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया आपका कल्याण परक, अमूल्यवादी, व्यवहारवादी। जहां समझ में नहीं आया हो वीडियो को रोक करके आप स्टडी करिए। आपके बुक में डेफिनेशन लिखा है, वहां से आप अपना डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपका डेफिनेशन तैयार नहीं होता है तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। चलिए आगे ध्यान से समझेंगे। 1990, एक बात और समझना है आपको, यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। 1990 के दशक को याद रखेंगे, क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आता है तो 1990 के दशक का जो समय है, इस 1990 के दशक के समय को कहते हैं उत्तर आधुनिकवाद। और उत्तर आधुनिकवाद में एक वर्ड पे जोर दीजिएगा, स्थानीय संदर्भ। 1990 के दशक से कहा, ये बात को समझेंगे, स्थानीय संदर्भ, यानी यहां पे एक नई विचारधारा आया है। ध्यान सुनेंगे, ये उत्तर आधुनिकवाद में क्या कहा गया कि अब पहले क्या था कि कोई चीज जनरली होता था, जैसे अब कहीं का डेवलपमेंट करना है, भाई उद्योग लगा दो। सर बात ना, कहीं के डेवलपमेंट करना है, चलो परिवहन लगा देते हैं, बांध देते हैं। तो बांध देने से, परिवहन लगा देने से, औद्योगिक लगा देने से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाता था। लेकिन अब एक बात को समझिएगा एकदम बारीकी आरा कि ऐसे नहीं होगा। स्थानिक संदर्भ माने अलग अलग क्षेत्र जहां का आपको विकास करना है, सरकार को जहां भी विकास करना है वहां पर जाएं और फिजिकली चीजों को समझे कि एरिया पर्वतीय वाला एरिया है, ये मरुस्थलीय वाला एरिया है। समझ रहे बात ना, उस चीज को समझे। यहाँ सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है कि कौन चीज हम लाएंगे तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये जरूर नहीं है कि इंडस्ट्री सब जगह लगा देंगे तो विकास ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि कई लोग बाढ़ से जूझ रहा हो और कई लोग वहां बिजली नहीं आ रहा है, अगर बांध देंगे तो बांध देने से बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उनके एरिया में सबसे ज्यादा जरूरी बांध हो सकता है। कई लोग अगर हमारे मरुस्थलीय वाला इलाका है और वहां पानी का, जल का बहुत ज्यादा अभाव है, तो खूब पक्की एकदम चकचक रोड बना देने से भी कोई फायदा उतना नहीं है जितना आप पानी का उत्तम व्यवस्था करा देते हैं। तो एकदम ध्यान से सुनेंगे, यही वर्ड को जोड़ दीजिए, स्थानिक संदर्भ। यानी स्थानिक संदर्भ में यही बात आ गई कि अलग अलग क्षेत्रों को आप समझिए, स्थानीय क्षेत्रों को कौन क्या है नहीं है, और वहां पे सबसे जरूरी क्या चीज है, आप उसी फील्ड में हम डेवलपमेंट करेंगे। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मरुस्थलीय में हम पानी की व्यवस्था पहले कराएंगे। अगर जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, बांध देने से अगर बाढ़ कंट्रोल हो जाता है तो पहले बांधेंगे। अगर कोई उद्योग के कारण वहां बेरोजगारी ज्यादा है, वहां लोग बेरोजगार बैठे हैं, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, काम करने की क्षमता भी है, तो इंडस्ट्री लगाना वहां कंपलसरी है। तो इसी तरह से स्थानिक चीजों के एक एक बारीकी इकाई करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसको जांच करके उसके हिसाब से ही वहां डेवलपमेंट करेंगे। तो ये आगे चल करके उत्तर आधुनिकवाद की बातें 1990 के बाद है। तो ये आपका लगभग हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पार्ट 4 तक करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम एक साधारण प्रयास से कोशिश करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सबका अगर प्यार आशीर्वाद रहेगा, आपको अगर हमसे समझ में आता है, ठीक है, क्या कहें, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश था हम किए हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद प्यार दुलार रहे तो हम लोग एकदम अपनी बेस्ट तरीके से इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हम लोग टॉपिक्स को पढ़ा दिए हैं, अगले दिन इसका क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम, और पूरे क्वेश्चन को चला देंगे। जो नहीं देख रहे हैं, बीच में आते हैं, हमारे प्लेलिस्ट बने हुए, प्लेलिस्ट में आपको सीरीज से मिल जाएगा।